Hello everyone, my name is Vaibhav Agrawal and welcome back to our YouTube channel Study Material। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इज़ इट वर्थ टू ज्वाइन कॉग्निएंट एज अ फ्रेशर और नॉट। फ्रेंड्स, मैंने अभी 2019 में कॉग्निएंट को ज्वाइन किया था एज अ फ्रेशर। तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर अच्छे से बता सकता हूँ कि आपको कॉग्निएंट ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर आप कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, उसके पीछे अपन सारी डिटेल्स अपन इसमें जानेंगे। So without wasting any time, let's start this video. So friends, today's topic is it worth joining Cognient and know all about the Cognient. So Cognient अपन को जानना है पहले कि Cognient कैसी कंपनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि Cognient एक MNC है, यूएस बेस्ड MNC है। और अगर आप बात करें पूरे वर्ल्ड में टॉप MNCs की, तो टॉप 5 में Cognient का नाम आता है। अगर आप काउंट करेंगे तो TCS, Cognient, इन्फोसिस, विप्रो, ये बहुत ज़्यादा बड़ी MNCs हैं, जिसमें Cognient इज़ वन ऑफ देम। डेटा की बात करूँ कि कॉग्निएंट में लगभग कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो अराउंड 3 लाख प्लस एम्प्लॉयज़ अभी हो गए हैं। और कॉग्निएंट अभी बल्क में हायर कर रही है, ना कि केवल फ्रेशर्स को बल्कि एक्सपीरियंस गाइस को भी, जो कि इनको 2 ईयर्स 3 ईयर्स या फिर मोर देन 3 ईयर्स इनका एक्सपीरियंस है, उनको भी अभी हायर कर रही है। तो कॉग्निएंट में अभी हायरिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है और अभी भी हो रही है। और ओवरऑल 3 लाख प्लस एम्प्लॉयज़ अभी हो चुके हैं कॉग्निएंट में। तो यहाँ से अपन को थोड़ा बहुत तो आइडिया लग रहा है फ्रेंड्स कि कॉग्निएंट बहुत अच्छी कंपनी है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इट इज़ अंडर द टॉप 5 MNCs, राइट। एंड मोर देन 3 लाख प्लस एम्प्लॉयज़ आर देयर, राइट। तो अगर 3 लाख से प्लस एम्प्लॉयज़ हैं तो डेफिनेटली कंपनी अच्छी होगी ही, राइट। तो यहाँ से एक अपन को पॉइंट यहाँ पर मिलता है कि आप कॉग्निएंट ज्वाइन कर सकते हैं। फिर दूसरी बात यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि कॉग्निएंट की कुछ इंटरनल मैटर्स आपको यहाँ पर बताता हूँ कि हायरार्की कॉग्निएंट में किस हिसाब से चलती है, कि डेजिग्नेशन जो होता है किस हिसाब से होता है। मैं आपको 4 to 5 लेवल्स तक यहाँ पे बताऊँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो, तो पहले आप ज्वाइन करते हो एज अ पैट। पैट इन द सेंस प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी, ठीक है। प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग के बाद आपको एक टेस्ट देना होता है, आई थिंक विद इन 1 ईयर। तो उसके बाद आप PA में कन्वर्ट हो जाते हो, दैट इज़ प्रोग्रामर एनालिस्ट। देन आफ्टर दैट आई थिंक आपको 36 मंथ्स मिनिमम कंप्लीट करना होता है टू बिकम एसोसिएट, दैट इज़ द नेक्स्ट डेजिग्नेशन आफ्टर PA, प्रोग्रामर एनालिस्ट। तो आप जब एसोसिएट बन जाते हो तो उसके बाद 4 साल अराउंड आपको वेट करना पड़ता है। देन आफ्टर दैट योर डेजिग्नेशन विल मूव टू द सीनियर एसोसिएट। सीनियर एसोसिएट के बाद आप मैनेजर पोस्ट पर जाओगे, और मैनेजर पोस्ट के बाद आप आर्किटेक्ट और ऐसे ऐसे लीड आर्किटेक्ट, ये सब बढ़ता रहता है हायरार्की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 4 से 5 हायरार्की बताऊंगा। PAT प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी, PA प्रोग्रामर एनालिस्ट, A इज़ फॉर एसोसिएट, S फॉर सीनियर एसोसिएट, आफ्टर दैट मैनेजर इज़ द नेक्स्ट डेजिग्नेशन। ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ मैं फ्रेंड्स, तो अगर आपको कॉग्निएंट में ऑन साइट अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढ रहे हो, तो आई थिंक कॉग्निएंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर द ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़। इन्फोसिस भी आप कह सकते हो, TCS भी कह सकते हो, कॉग्निएंट लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप US या फिर कनाडा जाना चाहते हो, तो कॉग्निएंट में एक क्राइटेरिया है कि कम से कम मिनिमम 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू नीड फॉर दी ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़। एंड अगर आपके पास 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी डेजिग्नेशन मिनिमम एसोसिएट लेवल की होनी चाहिए। अगर आपकी एसोसिएट लेवल की डेजिग्नेशन है और कॉग्निएंट में भी 2 साल आपको मिनिमम हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया बेस में अगर आपने ज्वाइन किया तो 2 साल कॉग्निएंट में मिनिमम होना चाहिए, और साथ में एसोसिएट लेवल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके 2 साल कॉग्निएंट में नहीं हुए हैं, एसोसिएट नहीं है, सीनियर एसोसिएट है, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, तो मिनिमम टोटल 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कॉग्निएंट रिक्वायर्ड अगर आपको ऑन साइट जाना है, ठीक है। ये मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। हाइक की बात करें, परसेंटेज ऑफ हाइक में बात करूँ, तो कॉग्निएंट में सभी MNCs के कंपेरिजन में बेस्ट हाइक होता है। अगर आप विप्रो, इन्फोसिस और TCS, एक्सेंचर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ IBM को आप कंसीडर कर सकते हैं। इन 4 से ज़्यादा तो कॉग्निएंट का हाइक होता ही है। एक्सेंचर भी कह सकते हैं, एक्सेंचर का हाइक कभी कॉग्निएंट से ज़्यादा होता है, कभी बराबर ही रहता है। तो थोड़ा बहुत इनमें हाइक के कंपेरिजन में कॉम्पिटिशन चलता रहता है। तो हाइक मैंने यहाँ पर बता दिया, आपको अच्छा खासा हाइक मिल जाता है। एक मैं रफ़ आइडिया दे दे रहा हूँ। अगर आप IBM में 15 साल तक काम कर रहे हो, अगर आज आपने 2020 में, 2021 चल रहा है, मैं एक 2020 ले रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपने 2020 में कॉग्निएंट को ज्वाइन किया है, और अगर आप 10 साल कंटिन्यू कॉग्निएंट में काम करते हो विदाउट स्विचिंग एनी कंपनी, और तो हो सकता है कि आप मैनेजर पोस्ट पर पहुंच जाए, और आपका पैकेज 3.5, अगर आपने 3.5 पर एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया है, तो 10 साल बाद आपका पैकेज 15 लाख अराउंड पहुंच जाएगा, 15 लैक्स अराउंड हो जाएगा। वहीं अगर मैं कंपैरिजन करूं आपको IBM के साथ,
तो IBM अगर आप 2020 में ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेशर एट 3.5 लाख पर एनम, तो अराउंड 15 साल बाद आपका पैकेज 13 से 14 लाख ही पहुंचेगा। तो मतलब जितना कॉग्निजेंट आपको हाइक 9 से 10 साल में देता है, उतना IBM आपको 15 साल में भी नहीं दे पाएगा। तो हाइक अगर आप उसी कंपनी में रह के बढ़ाना चाहते हो तो कॉग्निजेंट और एक्सेंचर अकॉर्डिंग टू मी इज बेस्ट फॉर द हाइक। और यहाँ पे कुछ दो इंटरनल यूनिट्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल यूनिट होती है फ्रेंड्स, एक होती है वर्टिकल यूनिट। तो हॉरिजॉन्टल यूनिट क्या होती है? हॉरिजॉन्टल यूनिट में मेनली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू द बिजनेस यूनिट होते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं होता है, और हडूप वगैरह के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें बिग डेटा के प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन वर्टिकल की आप जब बात करो, जब आप वर्टिकल यूनिट में जाते हो कॉग्निजेंट में, तो आपको फुल स्टैक डेवलपर के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बैंकिंग के फाइनेंस के प्रोजेक्ट आपको ज़्यादातर मिलते हैं, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, लर्निंग उसमें बहुत ज़्यादा होती है अगर आप वर्टिकल यूनिट में असाइन हो जाते हो। लेकिन आप बात करो वहीं कि आप सोचोगे कि अरे मुझे तो हॉरिजॉन्टल यूनिट असाइन हुआ है तो क्या ये डिसएडवांटेज है? तो ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अगर आप यूनिट की बात करो तो उसमें क्राउड कम होता है एज़ कम्पेयर टू द वर्टिकल यूनिट। और जिस चीज़ में क्राउड कम है डेफिनेटली उसकी कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी किसी और कंपनी में या फिर कॉग्निजेंट में। तो अगर ऐसा होता है तो आपको हाइक परसेंटेज ऑफ हाइक जो होता है हॉरिजॉन्टल यूनिट में ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कॉग्निजेंट में रेटिंग किस हिसाब से होती है और इसमें वेरिएबल होता है कि नहीं होता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली 2020 बेस्ट से आई थिंक कॉग्निजेंट 4.1 का बेसिक पैकेज दे रही है स्टार्टिंग से फ्रेशर्स को एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट। ग्रेडिंग की बात करूँ मैं, ग्रेडिंग सिस्टम की कॉग्निजेंट में, तो पहले होती थी 1 2 3, ठीक है, 3 में जिसमें टॉप माना जाता था, अभी इन्होंने चेंज कर दिया इसको, तो 1 2 3 4 5 हो गया है। 5 मीन्स उनका है आउटस्टैंडिंग, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था कंपनी ने उससे आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, कुछ आपने इन्वेंट कर दिया, ठीक है, कोई आपने नई एल्गोरिदम बता दी, कुछ भी इस तरीके से हो सकता है। 4 रेटिंग है आपकी तो एक्सीलेंट हो आप। 3rd नंबर की है तो डन एज एक्सपेक्टेड, और 2nd नंबर की आपको रेटिंग मिली है तो लिटिल बिट लोअर देन एक्सपेक्टेड। अगर आपकी 1 रेटिंग है देन अंडर परफॉर्म्ड। तो ये सारी रेटिंग है, और रेटिंग के बेस पर ही आपका जो वेरिएबल है वो आपको मिलता है, और प्रमोशंस भी आपका इसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि आपकी रेटिंग क्या है। अगर आपकी लगातार कंटिन्यू 1 2 रेटिंग है तो हो सकता है आपको एसोसिएट बनने में 3 की जगह 4 साल लग सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं फॉर द प्रमोशंस, फॉर द हाइक एंड फॉर द वेरिएबल पे। वेरिएबल पे की मैं बात करूं, अगर आप एज ए फ्रेशर, मैंने बताया अगर आप ज्वाइन करते हो कॉग्निजेंट एज ए 4.1 पैकेज एट 4.1 पैकेज, देन आपका वेरिएबल अराउंड 20,000 रुपीज़ होता है। तो ये आपका जो वेरिएबल है 20,000 वो आपको मार्च में मिलता है। तो सभी एम्प्लॉयज़ को मार्च में वेरिएबल असाइन हो जाता है, अराउंड 15 मार्च के अराउंड आपका वेरिएबल आ जाता है, और ये आपकी रेटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। और वेरिएबल कितना मिलता है कॉग्निजेंट में वो मैं बता दे रहा हूँ। सपोज आपका वेरिएबल है डिसाइड कर दिया कॉग्निजेंट ने 20,000 रुपीज़, तो आपको जो आपकी परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस, मैनेजर की रेटिंग, सब कुछ मिला जुला कर जो आपको बोनस मिलेगा, जो आपका वेरिएबल पे मिलेगा, वो उसकी रेंज रहती है 0 to more than 100%। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मोर देन 100%। कॉग्निजेंट में ये ज़्यादा बेनिफिट है कि आपका जो वेरिएबल है मैक्सिमम 20,000, उससे भी ज़्यादा आपको वेरिएबल मिल सकता है। मुझे मिला हुआ है, मैं उसके बेसिस पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको रेटिंग बता दी, मैंने आपको इंटरनल यूनिट्स बता दी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यूनिट बता दी, उसके बाद मैंने आपको डेजिग्नेशंस भी बता दी, प्रमोशंस किस हिसाब से होता है। मैंने यहाँ पर आपको हाइक भी बता दिया कि हाइक किस हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर मैंने सारी अच्छी चीज़ें ही आपको यहाँ पर बताई हैं कॉग्निजेंट से रिलेटेड, कि ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से अभी तक पूरा कंक्लूजन आप निकालो तो कॉग्निजेंट आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है फ्रेंड्स, और जो मुझे यहाँ पर समझ में आया है वो ये है कि अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट में एलोकेट हो जाते हो, सपोज मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया रिलेटेड टू द सेल्सफोर्स, रिलेटेड टू द वीवा वर्ल्ड, और किसी एक टेक्नोलॉजी में सपोज लाइफ साइंस से रिलेटेड एक कोई प्रोडक्ट मुझे पकड़ा दिया कि इसके ऊपर आपको काम करना है, और सपोज आपको वो काम अच्छा नहीं लग रहा है, आपने 1 साल उसमें काम कर लिया उस प्रोजेक्ट में, 2 साल उस प्रोजेक्ट में काम कर लिया, नाउ यू वांट टू स्विच योर टेक्नोलॉजी। तो कई बार ये होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो हायर लेवल पर जो बंदे बैठे रहते हैं, तो उन्होंने आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में सर्टिफिकेशन करा दिया। सपोज आप सेल्स फोर्स में गए, आपको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन उन लोगों ने सेल्स फोर्स का आपको सर्टिफिकेशन करा दिया, तो फिर आप टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकते हो। वो लोग क्योंकि चाहेंगे कि आपने सर्टिफिकेशन किया है तो आप इसी टेक्नोलॉजी में ही काम करें। चाहे आपका प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ही मुश्किल हो जाता है कॉग्निजेंट में चेंज करना अगर आपने उस फील्ड में सर्टिफिकेशन कर लिया। यहाँ पर मैं क्राइटेरिया रख रहा हूँ, अगर आपने उस फील्ड में सर्टिफिकेशन कर लिया है तो, ठीक है। और हो भी सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल, हो सकती है आपकी टेक्नोलॉजी भी चेंज, ठीक है।
और इसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है हायर एंड फायर। हायर एंड फायर आई मीन ये कहना तो गलत होगा, लेकिन जो फायरिंग सिस्टम है कॉग्निजेंट का ये ज़्यादा है, बट एट दी हायर लेवल, मतलब जो आप टॉप पर पहुँच जाते हो, टॉप इन द सेंस सीनियर मैनेजर बन जाते हो आप, जब आर्किटेक्ट बन जाते हो या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हो, इस लेवल पर आप जब पहुँच जाते हो तो फायरिंग सिस्टम बढ़ जाता है कॉग्निजेंट। वो क्यों बढ़ जाता है? जब आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहे हो, आप इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं ला रहे हो कंपनी के लिए, कुछ नया नहीं कर रहे हो आप कंपनी के लिए, कंपनी की ग्रोथ में आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप बैठे हो, काम करना नहीं चाहते हो, बस सोचते हो कि बस पैसा आता रहे और पैसा बनना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि हायर लेवल पर कॉग्निजेंट ज्वाइन करना अच्छी कंपनी नहीं है आपके लिए। अगर आपने आज ज्वाइन किया, हो सकता है 6 महीने बाद आपको वो फायर कर दे। तो ये हुआ है कुछ लोगों के साथ, और मेरे पहचान के हैं कुछ मैनेजर्स, तो यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा उनके और ना डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। तो ऐसा भी होता है कि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं बंदे, अगर वो हाई लेवल पे और उनका 25-30 लाख रुपए पैकेज है, तो कॉग्निजेंट फोकट में तो देगा नहीं पैसे। कॉग्निजेंट क्या किसी भी कंपनी में अगर ऐसा है तो कोई भी पैसा फालतू का नहीं देगा 25-30 लाख रुपए, राइट। तो आपको काम तो करना पड़ेगा आईटी में। अगर आप आईटी में हो तो आपको इनोवेटिव आइडियाज़ लाने पड़ेंगे, आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, राइट। तो ये डिसएडवांटेज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट अ डिसएडवांटेज। अगर आप आईटी में हो तो डेफिनेटली आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ठीक है एक ही टेक्नोलॉजी में हूँ और उसी में अच्छा करता हूँ, तो आप उसमें अपना बेस्ट दो, उसमें इनोवेटिव आइडियाज़ लाओ, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी भी सीखना नहीं चाहते हो तो इस तरीके से आप कुछ अपने आप को सेव कर सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको ओवरऑल आइडिया यहाँ पर बता दिया है कि कॉग्निजेंट कैसी कंपनी है और आपको ये ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप मेरा आंसर पूछो कि कॉग्निजेंट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एज ए फ्रेशर, तो एज ए फ्रेशर आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आपको कॉग्निजेंट ज्वाइन करना चाहिए। और मैंने भी ज्वाइन किया और मैंने 2 साल कॉग्निजेंट में काम किया 2019 टू जून 2021। तो ये मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, और मेरे और भी बहुत फ्रेंड्स हैं जो कॉग्निजेंट से काम कर चुके हैं और अभी भी काम कर रहे हैं, तो उनसे भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है, उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।